नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के मौसम बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में अगले 2 दिन मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार और गुरुवार को कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल सुबह यानी कि 31 जनवरी के बाद से मौसम में बदलाव आएगा और 31 जनवरी के साथ ही 1 फरवरी को भी मौसम सर्द रहेगा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हालांकि बर्फ गिरती है तो किसानों को काफी राहत मिलेगी। ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी की संभावना यहां पर जताई गई है। हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बिल्कुल है कि देखने को मिला है चीजें, परंतु अब जो आगे दिख रही चीजें, तो अगर कल मैं बात करूं 31 को जनवरी को और फिर 1 फरवरी को, तो ये 2 दिन जो अच्छी बारिश और बर्फबारी वो प्रदेश में मिलेगी। तो जो बर्फबारी हो तो आप ये कह सकते हैं कि 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा संभावना है। लेकिन 2000 से 2500 में भी थोड़ी बहुत तो मिलेगी। आप कह सकते हैं फ्यू इंचेज जो है 2-4 इंच जो है वहां भी मिलनी चाहिए कि 2000 आसपास तक मिले। 6 फरवरी को धामी सरकार विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट लाएगी। विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है और पहले दिन दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 6 फरवरी को सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखेगी, जिसके बाद इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसी दिन राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक को भी पेश किया जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे उस दिन 6 तारीख को हम यूसीसी को टेबल करें और उसके बाद फिर इस पे व्यापक चर्चा करें। ऐसे ही हमारा क्षैतिज आरक्षण वाला विषय है उसको भी टेबल करेंगे, फिर उस पे व्यापक चर्चा करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये 2 महत्वपूर्ण हमारे सामने बिल हैं जो उस पे टेबल करने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हर माननीय सदस्य, चाहे वो किसी भी दल का हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, सभी अपने अपने तरीके से अपना जो है इसमें अपनी बात रखें। और हम तो चाहेंगे कि सभी लोग अपना मंतव्य स्पष्ट करें, अपनी राय दें, अपना सुझाव दें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। वैसे हमने बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया है यूसीसी को लेके भी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राज्यसभा की 3 में से 1 सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है। चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर चुका। अब इस सीट पर कौन होगा दावेदार, इसको लेकर हलचल शुरू हो गई है। उत्तराखंड की 3 में से 1 राज्यसभा सीट अप्रैल में खाली हो रही है। इस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी सांसद हैं। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 27 फरवरी को इस सीट के लिए मतदान होगा। अब बड़ा सवाल है कि इस सीट पर अगला दावेदार कौन होगा। इसको लेकर पार्टी के भीतर और बाहर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा ये भी है कि बीजेपी एक बार फिर अनिल बलूनी को रिपीट भी कर सकती है। देखिए, ये तो पार्टी को फैसला करना होता है, पार्टी समय पर फैसला करती है। लेकिन जो राज्यसभा के सांसद के रूप में मैंने पूरी प्रयास किया कि उसको अच्छे से अच्छा काम करा जाए। बहुत सारी चीजें पूरी हुई, बहुत सारी चीजें के लिए प्रयास करता रहा। तो निश्चित तौर पे मेरे को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में जो कंट्रीब्यूशन मुझे, जो गिलहरी के बराबर का कंट्रीब्यूशन है, वो मैंने किया है। उत्तराखंड के 70 में से 45 विधायक बीजेपी के पास हैं। लिहाजा बीजेपी की मुहर राज्यसभा जाने की गारंटी है। इसीलिए इस मौके को कोई भी नेता चूकना नहीं चाहेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राज्यसभा कौन जाएगा ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि राज्यसभा कोई भी जाए, कैंडिडेट उत्तराखंड का ही होगा। नहीं, अभी क्योंकि इस विषय में कोई चर्चा हमने अभी की नहीं है और जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा उस आधार पर हम चीजों को तय करेंगे। हमारे जो राज्य के ही हमारे कार्यकर्ता थे या पदाधिकारी थे, इन 23 वर्षों में जब जब हमको राज्यसभा भेजने का मौका मिला, हमने अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं को भेजा। हमने दूसरे राज्यों से नहीं भेजा। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रम जारी करते ही राज्यसभा की सीट के लिए नेताओं की भागदौड़ शुरू हो गई है। लेकिन बीजेपी हाईकमान जिस तरह से अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाना जाता रहा है,
उसमें नेताओं की भागदौड़ कितनी कारगर हो पाएगी ये कह पाना मुश्किल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में बसे हिंदुओं ने भी भव्य ढंग से स्वागत किया। दक्षिण अमेरिका के गुयाना देश में स्थित एक रामकृष्ण मंदिर के पुजारी इन दिनों हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। गुयाना की बर्बिस सिटी में बने एक हिंदू मंदिर में 22 जनवरी को जोर शोर से रामचरितमानस का पाठ हुआ। मंदिर के मुख्य पुजारी रजनपाल गोविंद ने बताया कि गुयाना कंट्री में बड़ी तादाद में हिंदू रहते हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर से गुयाना के हिंदुओं में भी भारी उत्साह है। वे अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए भारत आए हुए हैं। So it was such a wonderful occasion for the people of Guyana. Not just one मंदिर, लेकिन हर सिटी, हर गांव में लोग ने श्री राम जय जय राम संकीर्तन किया। कुछ लोगों ने राम लीला भी किया। कुछ लोगों ने राम जी की छोटे छोटे बच्चों को ड्रेसअप किया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किला पर भारत पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड पर्यटन भी शामिल है। यहां पर एक थीम पर पेविलियन बनाया गया। उत्तराखंड की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों के साथ ही मड़ुए के नूडल्स और स्प्रिंग रोल भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। 23 जनवरी से 31 जनवरी तक यह आयोजन किया गया है। थीम पेविलियन है और उसके साथ में हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल है। सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं पूरे देश भर के यहाँ। और उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है और पर्यटक स्थल है उनसे रूबरू हो रहे हैं और वहाँ के हस्तशिल्प के उत्पादों को काफी पसंद कर रहे हैं। हरिद्वार में जंगली जानवरों का आबादी क्षेत्रों में आना आम हो रहा है। देर रात जंगल से निकलकर एक बारासिंगा ज्वालापुर क्षेत्र में आ पहुंचा। बारासिंगा यहां नाथनगर की सड़क पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया। इस दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों ने उसका वीडियो भी बनाया। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के जंगल लगातार धधक रहे हैं, जिससे भारी वन संपदा का नुकसान हो रहा है। ताजा तस्वीरें जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर बाड़ाहाट के जंगलों से सामने आई हैं, जहां के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। वहीं जंगलों की आग से धुंध भी छाई हुई है। जोशीमठ में बिजली विभाग का लोगों ने जमकर विरोध किया और नारेबाजी की है। बता दें कि प्रशासन के आदेश पर मुआवजा मिलने के बाद भी वहां रहे परिवारों का बिजली और पानी कनेक्शन काटने का कार्रवाई की जा रही है। इसका प्रभावित परिवार विरोध कर रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। साथ ही मांग की है कि उनके बिजली पानी के कनेक्शन नहीं काटे जाएं। बाजार में हमारी लाइट और पानी काट दिया आज और फिर हम कैसे रहेंगे इस बरसात पानी से। ये ठंडा का सीजन है, छोटे बच्चे हैं, बच्चों के पेपर होने वाले हैं और ये लोग केवल छावनी बाजार में ही क्यों काटा इन लोगों ने, और जगह क्यों नहीं काट रहे। हम 2 परिवारों का लाइट क्यों काटा इन्होंने। वोकल फॉर लोकल और स्थानीय प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार में जीआई टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बागेश्वर में भी स्थानीय प्रोडक्ट को मार्केट में एक नई पहचान मिल रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में इस बार जीआई टैग उत्पादों की अच्छी डिमांड रही। सरकार की स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की मुहिम रंग लाने लगी है। ऐसे में स्थानीय तांबे के बर्तन और दूसरे कई उत्पादों की जमकर बिक्री हुई। इसके साथ ही तांबे पर किए गए एपर भी लोगों को काफी पसंद आए। स्थिति ये है कि मेले के बाद इन प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ने लगी है। जीआई प्रोडक्ट करने क्राफ्ट को जीआई प्रोडक्ट होने से हमें मार्केट मिला जीआई का और
जो बाजार से मटेरियल बनाते थे हमारे नाम पे वो बेचते थे, वो चीज़ें बंद हुई है और जय प्रोडक्ट पर हम सप्ताह क्राफ्ट का हैंडमेड उत्पाद अच्छा बिक रहा है। ताम्र नगरी बागेश्वर में तांबे और पीतल के बर्तनों का एक अलग बाजार है और मांगलिक कार्यक्रमों के समय इसकी डिमांड और बढ़ जाती है। जिला प्रशासन ने भी ताम्र शिल्प कला को आगे बढ़ाने में काफी मदद की, जिससे यहाँ के कारीगरों को एक नया बाजार मिला। छोटे फैंसी आइटम है, छोटे छोटे क्या कहते हैं, लोटे हो गए, आरती हो गए और छोटे बच्चे घाघरे हो गए और फ्रिज बोतलें हो गई। ये चीज़ों का आजकल क्या है, समय के हिसाब से ये चीज़ें ज़्यादा मांग हो रही है, चीज़ की ज़्यादा मांग है, यही चीज़ हो रही है। कुल बागेश्वर का जो एक खराई पट्टी है वहाँ पर वो ट्रेडिशनली तांबे का काम होता गया है, लोगों को काफ़ी फायदा भी हुआ है और लोग अब छोटे छोटे सोवेनियर के रूप में, छोटे छोटे उत्पादों के रूप में उसको बेच रहे हैं, तो लोग उसको खरीदारी भी कर रहे हैं और एक मार्केट एक बढ़ा है उनका। ये बहुत अच्छी बात है, तो इससे आगे आने वाले जो हमारे जो तांबे के शिल्पकार हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। जीआई टैग से पहाड़ के छोटे छोटे कारीगरों की किस्मत बदल रही है। अब यहाँ तांबे के बर्तन से लेकर कई दूसरे उत्पादों को तैयार कर रहे हैं, जिसे बाजार भी हाथों हाथ ले रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन ने कुली बेगार नाटक पेश किया। इसे देखने के लिए स्कूली बच्चों के साथ ही कई लोग मौजूद रहे। कुली बेगार आंदोलन नाटक दिखाकर नई पीढ़ी को आंदोलन की याद दिलाई गई। आज का मकसद हम स्कूल में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, बच्चों को यह बताना कि कुली बेगार वास्तव में था क्या और हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद सालों के इंतजार के बाद आखिरकार पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा का उद्घाटन किया। पहले चरण में फ्लाई बिग एयरलाइंस का प्लेन पिथौरागढ़ से देहरादून तक उड़ान भरेगा, जबकि दूसरे चरण में पिथौरागढ़ को दिल्ली से जोड़े जाने की कवायद भी जारी है। बीते 3 सालों से बंद पड़ी पिथौरागढ़ की हवाई सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लाईविग के प्लेन से नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचकर हवाई सेवा का आगाज किया। सीएम धामी के साथ 19 सीटर प्लेन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, उसका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअल जुड़े। सिंधिया ने कहा कि पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच हवाई सेवा शुरू होने से कुमाऊं और गढ़वाल की राह आसान होगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच हवाई सेवा शुरू होने के बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए 42 सीटर प्लेन उड़ाने का प्लान भी तैयार हो रहा है। तो हम और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पहले अभी 3 दिनों के लिए चला रहे हैं, फिर 5 दिनों के लिए चलाएंगे। ये नियमित रूप से चले, हमारा प्रयास होगा। जैसी जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही हमारी बात हुई है। इसके साथ साथ हिंडन तक की भी जो है 42 सीटर जो सेवा है उसको शुरू करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। असल में 2 फरवरी से पिथौरागढ़ देहरादून के बीच हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही प्लेन उड़ना है। इस रूट पर पहले 5 दिन और फिर हफ्ते भर की नियमित फ्लाइट की रूपरेखा भी तैयार की गई। साथ ही कोहरा छटने पर पिथौरागढ़ से पंतनगर के बीच 12 फरवरी तक नियमित हवाई सेवा शुरू होनी है। यही नहीं, फ्लाईबिग एयरलाइंस 19 सीटर प्लेन के साथ पिथौरागढ़ से गाजियाबाद के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत करने वाली है। एयरलाइंस की माने तो जून तक पिथौरागढ़ से प्लेन सीधे गाजियाबाद के लिए उड़ान भर सकेगा। 5 दिन तक बढ़ना संभव हो जाएगा। करीब आप देखिए मार्च के महीने में ही, फरवरी में तो हम हैं ही, तो मार्च तक ये 5 दिन के लिए हो जाएगी और उसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे कि ये 7 दिन के लिए फ्लाई करे पिथौरागढ़ से। अगली जो हमारी उपेक्षा है वो ये है कि हम हिंडन के लिए सेवा शुरू करें। ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है। ये इस पे कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है और बीइंग अ वुमेन
बीइंग अ वुमेन पायलट मुझे इस पे कोई परेशानी नहीं होती। देहरादून के लिए रेगुलर हवाई सेवा शुरू होने के बाद नई उम्मीदों को भी पंख लग रहे हैं। ऐसे में दावों के मुताबिक पंतनगर के साथ ही गाजियाबाद के लिए भी प्लेन उड़ान भरता है तो कई बदलाव एक पल में देखने को मिलेंगे। गाजियाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू होने से जहां देश दुनिया में फैले पहाड़ के लोग आसानी से अपनी मिट्टी से जुड़ पाएंगे तो वहीं पर्यटन कारोबार को भी चार चांद लग पाएंगे। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।